ऑक्सीलेटर स्टार्ट किए थे अपन। ऑक्सीलेटर का एक टॉपिक बचा था, वो टॉपिक अपन कंप्लीट कर लेते हैं आज ऑक्सीलेटर का। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर बचा है सारे, लगभग सब ऑक्सीलेटर हो गया। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, ठीक है। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर आपका बचा है, ये लेते हैं। तो बेसिकली फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर एक आरसी ऑक्सीलेटर होता है। बेसिकली फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर क्या होता है? आरसी ऑक्सीलेटर है, क्योंकि इस ऑक्सीलेटर का जो फीडबैक जो नेटवर्क होता है रजिस्टर एंड कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना होता है, ठीक है। तो मैंने ऑक्सीलेटर का क्लासिफिकेशन लिया था, उसमें बताया था if the feedback network of any oscillator circuit is made up of combination of resistor and capacitor, then such type of oscillator is called RC oscillator, ठीक है। तो यदि किसी ऑक्सीलेटर का फीडबैक जो नेटवर्क होता है वो रजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना हो तो वह ऑक्सीलेटर क्या कहलाता है? आरसी ऑक्सीलेटर। बेसिकली आरसी जो ऑक्सीलेटर होता है वो आइडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। आइडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। बेसिकली क्या होता है? आइडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। और ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर क्या होता है? वह ऑक्सीलेटर जो लेस देन 200 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल्स का जनरेशन करे, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑक्सीलेटर जो 200 किलो हर्ट्ज से बिलो, ठीक है, तो जो 200 किलो हर्ट्ज से बिलो रेंज की कोई भी एसी सिग्नल्स का जनरेशन करे वह ऑक्सीलेटर क्या कहलाएगा? आइडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। बेसिकली आइडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर का डिज़ाइन हम आरसी ऑक्सीलेटर के रूप में करते हैं और उसकी फीडबैक नेटवर्क में रेजिस्टर और कैपेसिटर जैसे एलिमेंट है वो यूज होता है। तो आरसी ऑक्सीलेटर का एग्जांपल क्या है? फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है। इस फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर को बेसिकली हम आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर भी कहते हैं। आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर भी कहा जाता है। इसे आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर बोलते हैं। आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर बोलने के पीछे रीज़न ये है कि इस ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क रजिस्टर और कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना होता है। और ये जो फीडबैक नेटवर्क जो होता है बेसिकली 180 डिग्री की फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। द फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस बाय आरसी नेटवर्क इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस जो आरसी सर्किट होता है वह आरसी सर्किट बेसिकली 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है। इस कारण इस ऑक्सीलेटर को हम क्या बोलते हैं? आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर कहते हैं, ठीक है। अब जैसा कि पता है आप सबको कि कोई भी ऑक्सीलेटर हो, ऑक्सीलेटर बेसिकली दो कंपोनेंट से बना होता है। एक अपन उसमें यूज करते हैं एम्पलीफायर। एम्पलीफायर सिर्फ और सिर्फ जनरेटेड सिग्नल की गेन को डिसाइड करता है कि उसकी एम्पलीट्यूड है वो क्या होंगे। दूसरा जो कंपोनेंट जो होता है वो ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क होता है। ऑक्सीलेटर का फीडबैक नेटवर्क जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करता है। तो इसमें यूज्ड जो फीडबैक नेटवर्क है वो आरसी फीडबैक नेटवर्क है। ये आरसी फीडबैक नेटवर्क बेसिकली आइडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमारे ऑक्सीलेटर में एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क यूज होंगे। एम्पलीफायर जो सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जनरेटेड सिग्नल की एम्पलीट्यूड को, उसकी गेन को डिसाइड करता है कि वो जनरेटेड सिग्नल की एम्पलीट्यूड क्या होंगे, ठीक है। अब हम उस ऑक्सीलेटर को डिजाइन करने के लिए कोई सा भी एलिमेंट को एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। आप ट्रांजिस्टराइज्ड सर्किट यूज कर सकते हो, दैट मीन्स ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को भी एक एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं।
और हम एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उस इंटीग्रेटेड सर्किट को भी एक एम्पलीफायर सर्किट की तरह हम यूज कर सकते हैं। बट आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सिलेटर बेस्ड ऑन ओपेम, तो ओपेम बेस्ड है, तो यहाँ पर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ही हम किसकी तरह यूज करेंगे, एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे। तो इस आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सिलेटर ओपेम बेस्ड है। इस ओपेम बेस्ड आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सिलेटर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एक एम्पलीफायर सर्किट की तरह यूज कर रहे हैं जो कि इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम इन्वर्टिंग मोड में यूज करेंगे। ठीक, इन्वर्टिंग मोड में यूज होगा तो क्या होगा, ये जो ओपेम जो है बेसिकली 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फीडबैक रजिस्टर है और ये उसका क्या है, इनपुट रजिस्टर है। जब भी हम किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल में एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करते हैं तो अप्लाइड सिग्नल जो है वो एम्पलीफाइड आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। वह एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल होता है वो इनपुट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेस होता है। तो जब भी इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मिले तो वह मोड ऑफ ऑपरेशन क्या कहलाएगा, इन्वर्टिंग मोड। तो यहाँ पर इसको हम इन्वर्टिंग मोड में यूज कर रहे हैं, ये 180 डिग्री का फेस शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एम्पलीफायर हो गया। अब इधर अपन बनाते हैं ठीक, अब आरसी नेटवर्क बनाएंगे, ये सी फिर ये आर फिर सी फिर आर और ये सी फिर आर। ठीक है, तो ये 3 स्टेज का आरसी नेटवर्क यूज होगा यहाँ पर। ये सी आर अपनी सुविधा के लिए हर एक रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को हमने सेम लिए है। यहाँ पर 3 स्टेज आरसी नेटवर्क यूज हुआ है। ये 3 स्टेज आरसी जो नेटवर्क है बेसिकली यहाँ पर एक फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज हो रहा है जो कि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। कोई भी सिंगल एक आरसी जो नेटवर्क होता है, एक सिंगल आरसी नेटवर्क मैक्सिमम 90 डिग्री का ही फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर सकता है। बट 90 एग्जैक्ट 90 डिग्री की फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होने के लिए उस कैपेसिटर और रजिस्टर की वैल्यू को इस प्रकार से उसकी वैल्यू सिलेक्शन में डिफिकल्टीज आता है। तो हम क्या करते हैं, सी और आर की वैल्यू को इस टाइप से सेलेक्ट कर लेते हैं कि एक स्टेज आरसी नेटवर्क है वो 60 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करे। तो ये 60 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर अगेन ये भी 60 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा, अगेन ये भी एक 60 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा। तो एक स्टेज है वो 60 डिग्री का मैक्सिमम फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। वो फेज शिफ्ट इंट्रोडक्शन किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस एंड इट्स रेजिस्टेंस। इसके कैपेसिटेंस और इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू पर वो डिपेंड करेगा। तो सी और आर की वैल्यू को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि वो एक सिंगल स्टेज आरसी नेटवर्क मैक्सिमम 60 डिग्री का ही फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, तो जब एक स्टेज है 60 डिग्री का करेंगे तो दूसरा स्टेज भी 60 करेगा, तीसरा स्टेज भी 60 डिग्री का करेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, 3 स्टेज मिलाकर 180 डिग्री। तो ये फीडबैक नेटवर्क 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है, एम्पलीफायर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है। तो इसका और इसका टोटल फेज शिफ्ट होगा 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे ही इस पर्टिकुलर क्लोज लूप पे 360 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये जो ऑक्सिलेटर जो सर्किट है वो डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन करना शुरू कर देता है, क्योंकि 360 डिग्री एंगल होने पे वो बार्कहाउसन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर लेता है। और जब बार्कहाउसन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो सिग्नल का ऑक्सिलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये एंगल ए फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्पलीफायर and this will be angle beta, this is phase shift introduced by
feedback network, then the total phase shift angle A plus angle beta will be 180 plus 180 equal to 360 degree. When angle becomes 360 degree, it start to oscillation of desired signal. जैसे ये 360 डिग्री एंगल क्या करेगा, फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर लेंगे, ये डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये यहाँ पर एम्पलीफायर से जनरेटेड सिग्नल आउटपुट इनपुट, ऐसा ये आउटपुट है इसके लिए इनपुट की तरह, और यहाँ से फीडबैक नेटवर्क से जनरेटेड जो सिग्नल कहाँ पर जाता है, ऑक्सीलेटर में इनपुट की तरह जाता है। ये हो गया कंप्लीट ऑक्सीलेटर सर्किट, आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर यूजिंग ओपैम या फिर ओपैम बेस्ड आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर। क्लियर हुआ? तो ये एम्पलीफायर है, ये फीडबैक नेटवर्क। एम्पलीफायर का आउटपुट हमेशा फिर ब्लॉक डायग्राम में देखे होंगे, एम्पलीफायर का आउटपुट फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह, फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट है वो एम्पलीफायर में इनपुट की तरह। ये ब्लॉक डायग्राम में हमने देखे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस आरसी फीडबैक नेटवर्क की ट्रांसफर फंक्शन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओपैम का आउटपुट है वो इस कंप्लीट सर्किट में इनपुट की तरह जाएगा, और इस फीडबैक नेटवर्क में जो आउटपुट होगा, कहाँ पे आउटपुट मतलब ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड, मतलब दोनों कनेक्टेड है, समझो कॉमन है, मतलब इन दोनों पॉइंट में भी इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होगा, ये डेवलप्ड वोल्टेज ही इस एम्पलीफायर में इनपुट की तरह जा रहा है। तो फीडबैक नेटवर्क के आउटपुट पे जनरेटेड सिग्नल है उसको फीडबैक वोल्टेज सिग्नल बोलते हैं, और जो फीडबैक वोल्टेज सिग्नल होता है वही एम्पलीफायर में किसकी तरह जाता है, इनपुट की तरह जाता है। तो ये फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट है वो एम्पलीफायर में किसकी तरह जाएंगे, इनपुट की तरह। ठीक है, तो ये हो गया फीडबैक वोल्टेज। तो इस रजिस्टर के क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज ही फीडबैक वोल्टेज कहलाएगा, और यही जनरेटेड वोल्टेज ही एम्पलीफायर में किसकी तरह जाएंगे, इनपुट की तरह जाएंगे। ठीक है, अब चलो लेट अस स्टार्ट टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस फीडबैक नेटवर्क। इस फीडबैक नेटवर्क की ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम फिर से नया सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर फिर रजिस्टर, फिर कैपेसिटर फिर रजिस्टर, फिर कैपेसिटर है फिर रजिस्टर है, ऐसा सर्किट है ऐसा। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल जो जा रहा है वो ओपैम का आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है। ओपैम का आउटपुट वोल्टेज सिग्नल फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह जा रहा है। ये रजिस्टर की वैल्यू है, रेजिस्टेंस आर ओम। इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो फीडबैक वोल्टेज है, और इस फीडबैक जो वोल्टेज है इसी वोल्टेज को हम वापस ओपैम में इनपुट की तरह हम दे रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम तो देखें, एम्पलीफायर का आउटपुट फीडबैक नेटवर्क में इनपुट की तरह, और फीडबैक नेटवर्क का जो आउटपुट है वापस एम्पलीफायर में इनपुट की तरह। तो ये आउटर मोस्ट रजिस्टर के क्रॉस जो डेवलप्ड वोल्टेज है वही फीडबैक वोल्टेज होगा, और यही डेवलप्ड फीडबैक वोल्टेज ही एम्पलीफायर में किसकी तरह जाएंगे, इनपुट की तरह जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये कैपेसिटर था। ये सर्किट में ये सर्किट एनालिसिस के लिए उसकी कैपेसिटेंस को नहीं लेते हैं कोई भी एसी एनालिसिस में। एसी एनालिसिस में ऑलवेज उस कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कंसिडर करते हैं। तो कोई भी कैपेसिटर की कैपेसिटी रिएक्टेंस 1/CS होता है, ये भी 1/CS होता है और 1/CS होता है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा होता है, रफली बता देता हूँ। कैपेसिटी रिएक्टेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय XC। XC इक्वल टू क्या होता है, 1/jωC। ठीक है, यहाँ पर j है क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो। इस j को लाप्लास फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे एस डोमेन में तो j के जगह में क्या रख देते हैं, s रख देते हैं, तो 1/ क्या होगा, CS या फिर SC बोल दो, वही रहने के लिए वही चीज़ है, बस इसको लाप्लास के फॉर्म में रख दिया। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर 3 क्लोज मेश पाथ लूप बन रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। मुझे फाइंड आउट करना है ये वोल्टेज VF,
और ये VF जो वोल्टेज है इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है। ये रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज तभी मिलेगा जब इस रजिस्टर में मुझे फ्लो होने वाला करंट पता चले। तो कैसा भी करके इस आउटर मोस्ट रजिस्टर पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सपोज ये वाले मेश पे फ्लो होने वाला करंट I1, सपोज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सेकेंड मेश इज I2, एंड सपोज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस आउटर मोस्ट मेश इज I3। तीसरे नंबर की मेश पर मैंने क्या मान लिया, उसको I3 मान लिया। तीन मेश पे तीन करंट मान लिया। निकालना तो मुझे I3 है, बट I3 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकालना पॉसिबल नहीं है। मुझे I2 पता चले, I1 पता चले तब I3 निकलेगा, क्योंकि I3 डिपेंड्स ऑन I2 एंड I2 डिपेंड्स ऑन I1। सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेड है, तो डायरेक्टली I3 तो फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कैसा भी करके I3 निकालना है तो मेश एनालिसिस यूज़ करूँगा। तो इसको मेश नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको सेकंड मेश और ये वाला को थर्ड मेश। सभी करंट को मैं अपने तरफ से क्लॉकवाइज मान लिया। अगर करंट के फ्लोइंग डायरेक्शन में KVL लगाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव होगा। ठीक है, तो मैं हमेशा करंट के फ्लोइंग डायरेक्शन में ही KVL लगाता हूँ। अप्लाई KVL एट मेश फर्स्ट मेश पर। यहाँ पर मैं करंट की ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। करंट के डायरेक्शन में हर एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव होता है। माइनस फ्लो होने वाला करंट क्या है, I1। इसकी इम्पिडेंस क्या है, 1/CS। फिर यहाँ पर आ जाओ R में, तो माइनस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर R। मैं करंट की दिशा में ही चल रहा हूँ तो हर वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव लूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे I1 जो करंट है ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा हूँ मैं। और यहाँ पर एक करंट I2 है, ये नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। दोनों करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बट एक ही एलिमेंट में फ्लो हो रहा है। जब भी किसी एक एलिमेंट में अपोजिट डायरेक्शन में दो करंट का फ्लो होगा, रिजल्टेंट करंट उन दोनों के डिफरेंस का इक्वल होगा। तो ये वाले I1 में क्या हो जाएगा, ये I2 है वो माइनस हो जाएंगे, तो I1 माइनस I2 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, यहाँ पे ऐसे बैटरी के जिस प्लेट से निकलोगे उसका साइन कहाँ से निकला, मैं प्लस से, तो प्लस V0 इक्वल टू 0। ये हो गया। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस I1 इंटू 1/CS माइनस I1 इंटू R, माइनस माइनस का प्लस I2 इंटू R प्लस V0 इक्वल टू 0। I1 को कॉमन ले लेते हैं, दोनों से माइनस I1 कॉमन ले लो, माइनस I1 निकालोगे, अंदर क्या बचेगा 1/CS प्लस यहाँ पर क्या बचेगा R, प्लस यहाँ क्या बचेंगे I2 इंटू R प्लस V0 इक्वल टू 0। माइनस I1 कॉमन ले लिया यहाँ पर। ये ब्रैकेट वाली चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस I1 इसको सॉल्व करूँगा तो 1 प्लस ये CS का गुना R से, तो ACR, एस के साथ थोड़ा पूंछ निकाल देना ताकि वो 5 टाइप का नहीं दिखे, नहीं तो 5 कंसिडर कर लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1 प्लस I2 इंटू R प्लस V0 इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, इसको थोड़ा सा V0 वाले कांस्टेंट वाली चीज़ को ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपन। कांस्टेंट को ट्रांसफ़र करेंगे अननोन को एक तरफ, माइनस I1 इंटू 1 प्लस ACR डिवाइडेड बाई AC प्लस I2 इंटू R और इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस V0। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमने फर्स्ट नंबर के मेश में KVL लगाया और KVL इक्वेशन लिख डाला। सिमिलरली हम सेकेंड नंबर के मेश में लगाएंगे। फिर से वापस सर्किट में चल देता हूँ मैं। अप्लाई KVL एट
मेश सेकेंड पे लगाते हैं। करंट की ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप हमेशा निगेटिव होगा, I2 इंटू 1/CS। फिर यहाँ R में आ जाओ, माइनस रेजिस्टेंस, R में 2 करंट फ्लो हो रहा है, I2 नीचे से ऊपर से नीचे, I3 नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I3। फिर उसके बाद ये वाले R में आ जाओ, करंट के डायरेक्शन है इस कारण ये माइनस ही रहेगा, R फ्लो होने वाला करंट I2 और I1 है, तो ये क्या हो जाएगा I2 माइनस I1 और इक्वल टू 0। ये है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस I2 इंटू 1/SC माइनस ये क्या होगा I2 इंटू R होगा, माइनस माइनस का प्लस I3 इंटू R, यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस I2 इंटू R, माइनस माइनस का प्लस I1 इंटू R और इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो I1 I2 I3 है सबको अरेंज कर देते हैं। I1 देखते हैं, I1 को एक साथ, I1 अकेला है। फिर I2 देखो, जितने भी I2 सब जगह से माइनस I2 कॉमन ले रहा हूँ मैं। अंदर क्या बचेगा 1/SC प्लस यहाँ पे क्या बचेगा I2 में, ये वाले में प्लस R बचेगा, ये वाले में भी क्या बचेगा प्लस R बचेगा, I3 प्लस I3 इंटू R और इक्वल टू 0। ठीक है, इसको वापस जमा देते हैं, I1 इंटू R माइनस I2, इसको फिर से लिखेंगे तो 1/SC, इसको लिख सकता हूँ प्लस 2R और प्लस I3 इंटू R इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं रेशियो को। ठीक है, रेशियो सॉल्व करेंगे तो I1 इंटू R माइनस I2, इसको सॉल्व करूँगा तो 1 प्लस 2 ACR डिवाइडेड बाई AC प्लस I3 इंटू R इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर का इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड नंबर के मेष पे लगा लेते हैं, ये वाले मेष पे, ये थर्ड नंबर के मेष पर। तो थर्ड नंबर के मेष पर हम KVL लगाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर के मेष पर अप्लाई KVL एट मेष 3। मेष 3 पर KVL लगाएंगे तो मैं करंट की दिशा में चल रहा हूँ, 1/SC उसकी इम्पीडेंस है, फ्लो होने वाला करंट उसमें I3 है, माइनस I3 करंट रेजिस्टेंस, फिर माइनस रेजिस्टेंस, फ्लो होने वाला करंट 2 है, एक I3 माइनस I2 और इक्वल टू 0। ये है, मैंने थर्ड नंबर के मेष पर KVL लगाया, ये मिल गया। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस 1/SC I3 माइनस ये हो जाएगा I3 इंटू R, माइनस ये हो जाएगा I3 इंटू R और माइनस माइनस का प्लस क्या हो जाएगा ये I2 इंटू R और इक्वल टू 0। ठीक है, अब I1 I2 I3 एक साथ अरेंज कर लेते हैं। इसमें I1 है क्या, नहीं है, तो क्या लिख सकता हूँ उसको 0 इंटू I1 लिख सकता हूँ मैं, 0 इंटू I1 लिख सकते हैं। लिखें I2 देखो है क्या, है एक तो I2 है, I2 इंटू R। I3 है क्या, माइनस I3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 जगह पे है, यहाँ पे बचेगा 1/SC प्लस R और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको लिख दिए तो लिख ही लेते हैं, 0 इंटू I1 कुछ नहीं है तो I2 इंटू R माइनस I3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2ACR डिवाइडेड बाई SC होगा इक्वल टू 0। इस R और R का 2R होगा और इस 2R का मल्टीप्लाई इस SC से करोगे तो 2SCR होंगे डिवाइडेड बाई SC और 1 प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा, 3 नंबर का इक्वेशन मिला। 3 में सॉल्व किए और 3 इक्वेशन मिला हमें। ठीक है, 3 में सॉल्व किए, 3 इक्वेशन मिला। अब ये तीनों इक्वेशन में अब I1 I2 I3 के टर्म में 3 इक्वेशन मिला है।
तीनों इक्वेशन को अब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सारे अननोन पैरामीटर है, मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, तो आर का वैल्यू भी पता नहीं, सी का वैल्यू भी पता नहीं है, तो इसे मैट्रिक्स मेथड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 in matrix form. So from equation 1, 2 and 3, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को हम कोई भी सर्किट का वोल्टेज मैट्रिक्स हमेशा उस सर्किट का करंट मैट्रिक्स और उस सर्किट का इम्पीडेंस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इक्वल है। तो चलो पहले इम्पीडेंस मैट्रिक्स बनाते हैं। इम्पीडेंस मैट्रिक्स मतलब इक्वेशन नंबर 1 में I1, I2 और I3 के कोफिशिएंट को लिखेंगे, वही इम्पीडेंस होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका कोफिशिएंट ये इतना है, I1 का कोफिशिएंट, I2 का कोफिशिएंट प्लस R है, I3 का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो I1 का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा, -1 प्लस SCR डिवाइडेड बाई SC। फिर I2 का कोफिशिएंट प्लस R है, I3 का है क्या, नहीं है तो 0। ठीक है, अब सेकेंड नंबर की इक्वेशन में I1 का कोफिशिएंट है क्या, है, R है, प्लस R। I2 का कोफिशिएंट देख लेते हैं, -1 प्लस 2SCR डिवाइडेड बाई SC। I2 का कोफिशिएंट सेकेंड नंबर के इक्वेशन से। I3 का कोफिशिएंट है क्या, है, I3 का कोफिशिएंट है प्लस R। थर्ड नंबर इक्वेशन में, थर्ड नंबर वो ये वाली पे I1 का कोफिशिएंट नहीं था तो 0 लिए हैं, तो 0 होगा। फिर I2 का कोफिशिएंट है क्या, इसमें है, प्लस R है, और I3 का है क्या, ये वाला है I3 का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर में और 1 प्लस 2SCR डिवाइडेड बाई SC। ये हो गया करंट मैट्रिक्स, इम्पीडेंस मैट्रिक्स। करंट मैट्रिक्स क्या होंगे, I1, I2 और I3, ये होगा 3 इक्वल टू वोल्टेज मैट्रिक्स बना लेते हैं। वोल्टेज मैट्रिक्स फर्स्ट वाले का वोल्टेज ये वाला है, फर्स्ट इक्वेशन का वोल्टेज ये है -V0, फिर -V0 होगा। सेकेंड इक्वेशन इक्वल के उस पार वाला वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज 0 है, तो ये 0। थर्ड नंबर में ये भी 0 है, तो 0 हो गए, तो ये बन गए। देखो ये पूरा इम्पीडेंस मैट्रिक्स है, ये करंट मैट्रिक्स है, और ये क्या है, वोल्टेज मैट्रिक्स। तो इम्पीडेंस मैट्रिक्स और इनटू करंट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज मैट्रिक्स होता है। तो ये बन गया, क्या है, मैट्रिक्स के फॉर्म में बन गया। अब क्रेमर रूल लगाएंगे, बाय क्रेमर्स रूल। ठीक है, क्योंकि 3 आपका मैट्रिक्स को अगर सॉल्व करना है और अननोन किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो क्रेमर्स रूल, तो क्रेमर्स रूल में हम क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा निकालते हैं। और डेल्टा किसका होता है, ये इसका डेल्टा निकालेंगे। ठीक है, तो मॉड -1 प्लस SCR, इम्पीडेंस मैट्रिक्स का मॉड निकालेंगे SC, और ये R और ये 0। ठीक है, फिर ये R होगा, ये -1 प्लस 2SCR डिवाइडेड बाई SC, और ये क्या होगा R, और ये 0 R -1 प्लस 2SCR डिवाइडेड बाई SC, ये है, ये मॉड निकालेंगे। ठीक है, मॉडुला ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इम्पीडेंस मैट्रिक्स का क्रेमर रूल लगाया, उसका मॉड ऑफ डेल्टा निकाल लेते हैं, मॉड लगाते हैं मैट्रिक्स में। चलो ये मॉड हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी एक रो कॉलम सेलेक्ट करो और उसी को सॉल्व करो। ठीक है, चलो ये वाले को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट नंबर की इसको। ठीक है, तो मॉड ऑपरेशन तो आप सबको आता ही होगा। मॉड ऑफ डेल्टा इक्वल टू -1 फर्स्ट कोफिशिएंट 1 प्लस SCR डिवाइडेड बाई SC, इसको लिया, इसका क्या छोड़ना है अपन को, कॉलम छोड़ना है, ये पूरा रो छोड़ना, बचा उसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका गुना इससे करोगे तो क्या होगा,
माइनस माइनस का प्लस, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2SCR डिवाइडेड बाई AC का होल, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है। तो फिर माइनस साइन, इसका गुना इससे, R इंटू R का क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस सेकेंड एलिमेंट क्या है, उस रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है, R है। ये R है, सेकेंड एलिमेंट R है, उसको सेलेक्ट करेंगे अपन। तो R को सेलेक्ट करेंगे तो माइनस R, फिर ये पूरा कॉलम छोड़ दो, ये पूरा रो छोड़ दो, बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुना इससे करो, तो माइनस R इंटू 1 प्लस क्या होगा, ये 2SCR डिवाइडेड बाई SC, मतलब ये छोड़ा, ये छोड़ा और ये छोड़ा, इसका गुना इससे, तो माइनस R इंटू इतना, माइनस इसका गुना इससे, तो -0। ठीक है, प्लस थर्ड एलिमेंट तो 0 है, तो इसमें +0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी पूरा ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं। इसको तो ऐसे ही रहने दो, -1 प्लस SCR डिवाइडेड बाई SC, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4AC स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2AB मतलब ये हो जाएगा 4ACR, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा AC स्क्वायर C स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर वाला। अब इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस माइनस का प्लस, और R का क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ये R स्क्वायर होगा, और R स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या होंगे, 1 प्लस 2ACR डिवाइडेड बाई SC, ऐसा होगा। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करते हैं। -1 प्लस SCR डिवाइडेड बाई SC, इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस 4AC स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 4SCR। ठीक है, इसका गुना इससे कर देते हैं, तो माइनस AC स्क्वायर C स्क्वायर और ये R स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर C स्क्वायर, प्लस इसका गुना करते हैं, इसका गुना करेंगे तो R स्क्वायर प्लस 2ACR का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई SC हो जाएंगे। सॉल्व कर दिया उसको। मैथ्स का रूल का फॉलो करते हैं, आपको सिंपली सॉल्व करते जाना है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पर 4AC स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर में एक AC स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, तो अगला है -1 प्लस SCR डिवाइडेड बाई SC, ये हो जाएगा 1 प्लस 3AC स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 4ACR डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर और C स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएंगे R स्क्वायर प्लस 2ACR का क्यूब डिवाइडेड बाई SC। अब इस पूरे का गुना, इसके इन दोनों का आपस में गुना करेंगे और इन दोनों का आपस में गुना करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं इन दोनों का आपस में गुना, अंश का गुना अंश से करो। ठीक है, हर का गुना हर से कर देते हैं। ठीक, तो अंश का गुना अंश से, हर का गुना हर से कर देते हैं। ठीक, कर लेते हैं इसके, माइनस बाहर ही रखो, 1 से गुना करूँगा तो वही जाएगा, 1 प्लस 3AC स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 4SCR आएंगे। अब SCR से पूरा करेंगे तो ये SCR प्लस ये हो जाएगा 3
एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब प्लस हो जाएगा ये 4 सी स्क्वायर और आर स्क्वायर, पूरा डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये एस क्यूब और सी क्यूब। ठीक है, अंश का गुना अंश से, हर का गुना हर से कर दिया, प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ac आर का क्यूब होल डिवाइडेड बाई ac, ऐसा है। ठीक है, अब इस पूरे का अपन क्या करेंगे, वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, इन सब को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ डेल्टा का ही वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। अब इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ये एस सी और एस सी एलसीएम काटा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एस स्क्वायर और सी स्क्वायर बचेंगे। जो बचा उसका गुना इसके साथ, जो इधर बचा उसका गुना इसके साथ, ऐसा होगा। तो माइनस ये होगा 1, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो बन जाता। पहले इसको ऐड कर लेता हूँ मैं एक स्टेप और करके, 1 प्लस 3 एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब है। दो पावर वाले को देखते हैं, ये भी दो पावर, ये दो, 4 3 7 हो जाएगा 7 एस स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, 4 और 1 5 हो जाएगा, ये भी जुड़ेगा 5 और ये एस सी आर, ये छोटा हो गया थोड़ा सा, डिवाइडेड बाई एस क्यूब और सी क्यूब। थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाया हूँ। अब यहाँ से बनाएंगे अपन रेशियो 2ac क्यूब डिवाइडेड बाई एस सी। अब यहाँ से एलसीएम, उधर से एलसीएम मत निकालना, यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा, एस सी और एस सी कटेगा, जो बचा यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे एस स्क्वायर और सी स्क्वायर बचेगा, बचा उसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब। ठीक है, तो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा, 1 का गुना इस पूरे से करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा इक्वल टू, ये 1 का गुना उससे पूरा करेंगे तो वही आएगा, 1 प्लस 3 एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब प्लस 7 एस स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 5 एस सी आर, वही बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एस स्क्वायर सी स्क्वायर, इस एस स्क्वायर सी स्क्वायर से इसका गुना करोगे तो ये क्या होगा, प्लस एस स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 एस क्यूब सी क्यूब और ये आर क्यूब हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय दोनों का एलसीएम। तो एस सी का एलसीएम निकालोगे और एस क्यूब सी क्यूब का निकालोगे तो आपको मिलेगा एस क्यूब और सी क्यूब ही मिलेगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम वही मिलेगा आपको। ठीक है, ये आएगा। ठीक, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करके माइनस का गुना कर लेते हैं मॉड ऑफ डेल्टा से। ठीक है, माइनस गुना करेंगे तो -1, ये -3 एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब, फिर माइनस गुना करेंगे तो -7 स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर माइनस गुना करेंगे तो -5 एस सी आर और प्लस ये क्या है, एस स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब होल डिवाइडेड बाई एस क्यूब और ये सी क्यूब। ठीक है, मॉड ऑफ डेल्टा। चलो जो घट रहा है घटा देते हैं, क्यूब वाले को देखते हैं, ये घटेगा क्या, घटेगा, एक बचेगा, माइनस एस क्यूब सी क्यूब और आर क्यूब बचेगा। फिर दो पावर वाले को यहाँ देखें,
इसमें भी घटेगा तो एक बचेगा, एक घटेगा मतलब -6 AC² C² और R²। अब 5 वाले को देख लेते हैं, वो तो वही से रहेगा। ठीक है, तो -5 SCR और -1 सभी माइनस में। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई S³ ऐसा बचे। ये चाहते हैं तो इससे पूरा सबका मॉड ऑफ डेल्टा निकला है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस हो जाएगा ये S³ C³ R³ प्लस 6 AC² C² R² प्लस 5 SCR और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा S³ और ये C³ हो जाएगा। ये मॉड ऑफ डेल्टा निकल गया। ठीक है, मॉड ऑफ डेल्टा निकल गया। अब अगला क्या है, क्रेमर्स रूल में हमें I3 निकालना है। हमें I1 I2 I3 करंट से कोई मतलब नहीं है, हमें ये थर्ड नंबर का करंट निकालना है। तो थर्ड नंबर का करंट निकालने के लिए क्रेमर रूल से हमें del3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो del3 क्रेमर्स रूल में del3 I3 निकालना है तो del3 निकालना पड़ेगा। और del3 निकालने के लिए क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के थर्ड जो कॉलम है उसको इक्वल के उस पार वाले वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे तो del3 निकलेगा। अगर del2 निकालना रहेगा तो मिडिल वाले कॉलम को इक्वल के उस पार वाले से हम रिप्लेस कर देंगे। अगर del1 निकालना है तो इक्वल के उस पार वाले को हम कॉलम नंबर 1 में शिफ्ट कर देंगे। तो यही रहता है। मुझे I3 चाहिए तो del3 निकालूंगा, I1 चाहिए रहता तो del1, I2 चाहिए रहता तो del2। अब del1 निकालेंगे एंड del1 D1 भी शो कर देते हैं। del1 इक्वल टू हो जाएगा, उसी मैट्रिक्स को ले रहा हूँ मैं वापस, ये वाले को। ठीक है, इसमें ये थर्ड नंबर का जो कॉलम है उसको इक्वल के उस पार वाले से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1 प्लस SCR डिवाइडेड बाई SC, फिर ये R, ये हो जाएगा आपका R माइनस 1 प्लस 2 SCR डिवाइडेड बाई SC और ये 0 और ये R, ये है। अब थर्ड, ये दो कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम को हम इक्वल के उस पार, इक्वल के उस पार मतलब एक में V0 है, दूसरा 0, तीसरा भी 0। del1 निकल गया। हम del1 निकल गया, मॉड ऑफ del1 है ये, मॉड ऑफ del1 निकल गया तो निकाल लो फिर से। तो कोई भी एक रो कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ऐसे। तो ये वाला सेलेक्ट करूँगा तो -1 प्लस SCR डिवाइडेड बाई SC। अब इसको सेलेक्ट किया ये वाले रो को, तो ये छूटेगा, ये रो और कॉलम छूटेगा। 0 का गुना इससे तो 0, माइनस इसका गुना इससे तो 0, प्लस ये माइनस फार्मूले का और ये R। ठीक है, ये -R, फिर ये पूरा छोड़ दो, ये पूरा छोड़ दो, इसका गुना इससे तो 0, माइनस इसका गुना इससे 0 होगा। ठीक है, प्लस थर्ड वाला, थर्ड V0, और ये छोड़ दो और पूरा ये छोड़ दो, इसका गुना इससे तो ये हो जाएगा R इंटू R का R², इसका गुना इससे तो माइनस ये, तो ये हो जाएगा V0 इंटू R²। ये बचेगा मॉड ऑफ del3। ठीक है, ये मॉड ऑफ del3 का वैल्यू मिल गया। ठीक, तो मॉड ऑफ del3 मिल गया। अब सो करेंट I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, करेंट I3 इक्वल टू हो जाएंगे del3 डिवाइडेड बाई del, ये क्रेमर रूल से। ठीक है, del3 का वैल्यू है V0 इंटू R² है, del का वैल्यू अभी अभी निकाला ऊपर, उसको पुट कर देते हैं। तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, V0 इंटू R², del का वैल्यू रख दे यहाँ पर, ये माइनस और 1 प्लस S³ C³ R³
प्लस 6 AC² CR² प्लस 5 SCR और होल डिवाइडेड बाई S³ ये डेल 3 का वैल्यू है और ये मॉड ऑफ डेल का वैल्यू, मॉड ऑफ डेल 3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ डेल। तो I3 मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका और बनेगा, उससे हम इस I3 की वैल्यू यूज़ करेंगे, यहीं से हम फिर से निकालेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा और वो कर देता हूँ, इस I3 को और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, चलो। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू, बहुत लंबा है ये। तो I3 को सॉल्व करेंगे तो I3 इक्वल टू हो जाएगा, माइनस साइन ऊपर जाएगा तो -V0 इंटू R², ठीक है। ये S³ C³ ये ऊपर आके गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S³ C³ होल डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस S³ C³ R³ प्लस 6 S² C² R² प्लस SCR। ये हो गया करेंट I3 का इक्वेशन, ठीक है। अब ये करेंट I3 हमें मिल गया। अब इस करेंट I3 को हम यूज़ करके हम क्या करेंगे, फीडबैक वोल्टेज की कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर ये I3 मिल गया हमें। अब I3 मिल गया तो इस I3 की वैल्यू, जब ये I3 करंट इस R में फ्लो होगा तो I3 इंटू R होगा, और I3 इंटू R ही क्या मिलेंगे, VF मिलेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक।